नमन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि जल्दी से बस आ जाए और वह उसमें बैठ जाए। भरी दोपहरी की वजह से आसपास लोग भी बहुत कम ही थे। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। मॉली ने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा तो अपने सामने खड़े इंसान को देख वह हैरान रह गई। तुम यहाँ कैसे? और ऐसे मुझ पर नजर क्यों रख रहे थे? नमन मुस्कुराकर, मैं तो यहाँ किसी काम से आया था कि तुम खड़ी दिखाई दी। सोचा पहले पक्का कर लूं कि तुम ही हो ना। मॉली अब गुस्से में मुंह फेर कर खड़ी हो गई और बस का इंतजार करने लगी। नमन गुस्से से बोला, तुम ही हर वक्त जहर भरती थी ना ऋतु के दिमाग में। अब खुश हो ना तुम? मौली, मैंने बस वही कहा था जो सच था। तुम अच्छे लड़के नहीं हो और वही मैंने ऋतु को भी बताया। हाँ, वह बात अलग है कि उसने मेरी बातों पर भरोसा नहीं किया और तुम्हारी असलियत जानने में उसने देर कर दी। नमन, एक बात बताओ, तुम्हें तो कभी कुछ नहीं कहा मैंने, फिर तुम क्यों इतना फड़फड़ा रही हो? और वैसे भी मेरे पास लड़कियों की कोई कमी नहीं है। ऋतु से भी अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी मुझे। मौली, तुम सच में बहुत घटिया इंसान हो। देखना, एक दिन तुम अकेले पड़ जाओगे और कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। नमन, हाँ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे, खुद को कोई घास भी नहीं डालता तो जलती हो इस बात से। मौली, मैं तुम्हारी तरह घटिया नहीं। नमन हंसकर, वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें थोड़ी बहुत घास डाल सकता हूँ। मौली कुछ कहती कि इतने में वहाँ एक लड़का आ गया और नमन से बोला, क्या बात है, क्यों बहस कर रहे हो लड़की से? नमन, तू चुपचाप अपना रास्ता पकड़, तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उस लड़के ने मौली की ओर देखा। तुम जानती हो इसे? मौली, यह मेरे कॉलेज में साथ पढ़ा एक आवारा लड़का नमन है जो इस वक्त मुझसे बहस कर रहा है क्योंकि मैंने इसकी सच्चाई अपनी दोस्त को बताई थी। नमन अब गुस्से में मौली की ओर बढ़ा। आवारा किसे बोल रही है? कि तभी लड़के ने उसे कॉलर पकड़कर दूर कर दिया। क्यों, समझ नहीं आ रहा? वह तुझसे बात करना नहीं चाहती तो क्यों बार बार बकवास कर रहा है? नमन, तू है कौन और तेरे को क्यों मिर्ची लग रही है? कहते हुए उसने उस लड़के को धक्का दिया। वह लड़का थोड़ा पीछे हट गया। मौली परेशान सी बोली, दूर रहो नमन उससे, प्लीज यहाँ हाथापाई कर तमाशा मत बनाओ। उसके बाद नमन मौली की ओर फिर गुस्से में आगे बढ़ा कि उस लड़के ने आगे बढ़कर नमन के गाल पर एक करारा थप्पड़ जड़ दिया जिससे नमन का सिर बुरी तरह घूमने लगा। उसने खुद को संभाला और वहां से 9-2-11 हो गया। वह लड़का मौली को देख मुस्कुरा दिया। मौली, थैंक यू, वैसे आपको जरूरत नहीं थी बीच में आने की। मौली वहां से थोड़ा दूर हट गई। उसने देखा कि वह लड़का उसके पास खड़ा हो गया है। मौली को उस पर गुस्सा आ रहा था कि एक तो नमन और उसके बीच आ गया, फिर यहाँ मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया है। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? मौली ने देखा कि वह लड़का उसे देखकर मुस्कुराए जा रहा है। वह सोचने लगी कि आज किस्मत ही खराब है मेरी, क्योंकि पहले तो बस नहीं मिल रही, फिर नमन मिला और अब ये लड़का। तभी उसके कानों में लड़की की आवाज आई, तो बताइए कैसी हैं जनाब? मौली हैरानी से उसे देखने लगी। आपने मुझसे कहा? लड़का, क्यों, यहाँ कोई और भी दिख रहा है तुम्हें? मौली, सॉरी, मैं आपको नहीं जानती। कहते हुए वह उससे एक बार फिर दूर खड़ी हो गई, लेकिन वह लड़का फिर उसी के पास आ खड़ा हुआ। लेकिन मैं तो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ और पसंद भी करता हूँ। मौली गुस्से में, आ गए ना अपनी औकात पर। तभी तो उस नमन के सामने बड़े हीरो बन रहे थे और उसे भगाकर अब खुद ही ऐसी बेशर्मों की तरह हरकतें कर रहे हो। शक्ल से तो किसी शरीफ घर के लगते हो और हरकतें ऐसी ऊंची। लेकिन यह मत सोचना कि मैं अकेली हूं तो डर जाऊंगी। कहते हुए उसने अपने स्लीपर निकाल ली। अगर दोबारा से कोई घटिया बात की तो इसी से मार मार कर तुम्हारी अकल ठिकाने लगा दूंगी। लड़का यह देखते ही 2 कदम पीछे हटा और जोर से हंसने लगा। मौली हैरानी से उसे देखने लगी। हंस क्यों रहे हो? रुको, तुम्हारे जैसे बेशर्म और ढीठ लड़के ऐसे नहीं मानेंगे। कहते हुए मौली अब उसकी ओर स्लीपर लेकर बढ़ी कि वह लड़का हंसते हुए बोला, पागल हो क्या? अरे कोई ऐसे ट्रीट करता है क्या किसी को? कमाल हो,
मुझे ही नहीं पहचाना तुमने? मौली, कौन हो तुम? जल्दी बताओ, वरना अभी सबक सिखाती हूँ। उस लड़के ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया कि तभी मौली का फ़ोन बज उठा। उसने स्लीपर वापस पैर में पहनी और फ़ोन निकाल कर देखा तो स्क्रीन पर कॉलर का नाम देख हैरानी से उस लड़के को देखने लगी। वह लड़का मुस्कुराकर बोला, अब समझ आया कुछ? मैं तो इतनी दूर से बस तुमसे मिलने आया था और तुम यहाँ स्लीपर लेकर मेरा स्वागत कर रही हो। मौली हड़बड़ाते हुए बोली, लेकिन तुमने तो कहा था कि। वह चुप हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहे तो क्या कहे। वह शर्मिंदा थी। आई एम सॉरी। मुझे कैसे पता होगा कि तुम हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अब देव हंसता हुआ मौली के पास आया और अपने दोनों कान पकड़ लिए। आई एम रियली सॉरी। मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन वो नमन यहाँ आ गया, फिर तुम परेशान हो गई। मौली के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। देव ने अब आगे बढ़ मौली का हाथ थामा और बोला, देख लो किसकी मोहब्बत सच्ची है। हम दोनों ही एक दूसरे को 7 साल से बिना देखे पसंद करते हैं, लेकिन तुम मुझे नहीं पहचान पाई, जबकि मैं तुम्हें एक ही नज़र में पहचान गया। मौली मुस्कुराते हुए, इसमें मेरी गलती नहीं है। तुम बिल्कुल ही बदल गए हो, जरा भी नहीं पहचान पाई मैं। और रही बात तुम्हारी, तो सबको पता है कि तुम लोगों की नज़रें बहुत तेज होती हैं। देव मुस्कुराता हुआ मौली को बड़े प्यार से देखता रहा। मौली अब शांत हो गई। क्या हो गया? ऐसे चुप चुप क्यों मुस्कुरा रहे हो? देव, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हें एक बार गले लगा सकता हूँ? दरअसल मैं बहुत बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सपना पूरा हो गया। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद आज मेरा प्यार मेरी आंखों के सामने है। मैं बस इतना महसूस करना चाहता हूँ कि यह सपना नहीं, हकीकत है। मौली ने आसपास देखा कि ज़्यादा लोग तो नहीं हैं, पर वहाँ फिलहाल कोई नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए देव से हाँ में सिर हिला दिया। सच कहूँ तो मैं भी खुद को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि तुम मेरा सपना नहीं, हकीकत हो। देव आगे बढ़ा और मौली को गले से लगा लिया। दोनों की आंखें खुशी से नम थी। दोनों कुछ देर यूं ही चुपचाप खड़े रहे कि बस के हॉर्न की आवाज़ उनके कानों में पड़ी, जिससे दोनों अलग हो गए। मौली, बस आ गई है, कहते हुए देव से हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ने को हुई कि देव ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और गुनगुनाने लगा, तू जहाँ जहाँ चलेगी मेरा साया साथ होगा। गाते हुए अब वह मौली के साथ बस में चढ़ गया और सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गया। कुछ पल तक दोनों खामोश रहे। देव, अच्छा तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? मौली, बहुत अच्छा। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं प्री में बहुत आसानी से पास हो जाऊंगी। देव, यह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा, ये वही था ना ऋतु का लवर? मौली, हाँ, तुम्हें बताया तो था। मौली को अब एकदम से कबीर की याद आई। कबीर कहाँ है? वह भी तो आने वाला था ना। यह सुनकर देव कुछ उदास हो गया। मौली, क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि दोनों को छुट्टी मिली है, फिर वह कहाँ है? बताओ ना, मैं उससे भी मिलना चाहती हूँ। देव, नहीं आया वह। दरअसल मंजीत को अपने बेटे को देखना था, तो उसे कल की छुट्टी मिली थी, पर हमारे कबीर साहब ने उसे अपने हिस्से की आज की छुट्टी भी दे दी कि मंजीत को एक और दिन मिल जाएगा अपने बच्चे के साथ बिताने को। इस बार 7 महीने में घर गया है ना वह, इसलिए। मौली मुस्कुराकर, यह तो कबीर ने अच्छा किया। देव, हाँ, लेकिन मैं तो अकेला पड़ गया ना। वह जानता है कि मुझे उसके बिना कहीं भी जाना अच्छा नहीं लगता। भाई है वह मेरा। अभी भी तुम्हारे पास आया हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छूट गया है पीछे। कबीर कह रहा था कि फिर कभी मिलूंगा मौली से, लेकिन मंजीत की खुशी हमारी खुशी से ज़्यादा बड़ी है। सच कहूँ तो मैं मना कर रहा था कि मैं भी नहीं जा रहा मौली से मिलने, तभी तो मैंने फ़ोन कर कहा कि छुट्टी कैंसिल हो गई है, लेकिन कबीर ने ज़बरदस्ती की और मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। मैं जानता हूँ कि वह भी उदास होगा अकेला मेरे बिना। मौली,
तुम दोनों दोस्तों की दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी है। देव मुस्कुराकर, खून से भी ज़्यादा गहरी है हमारी दोस्ती। कई लोग तो जलते हैं हमारी दोस्ती से, लेकिन अब तो और भी जलने लगेंगे। मौली, वो क्यों? देव हंसकर, तुम जो मेरे पास आ गई हो, अब अपनी लाइफ सेट है यार, कहते हुए वे हंस पड़ा। मौली भी हंसने लगी कि तारा का फ़ोन आया। मौली ने फटाफट से कॉल रिसीव की। हाँ बोलो तारा। तारा, यार बस मिली या नहीं तुझे? और पेपर कैसा हुआ? मुझे तो पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। कर तो आई हूँ, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है कि वह मेरी नैया डुबोएंगे या पार लगाएंगे। मौली मुस्कुराकर, सब अच्छा होगा। मेरा भी पेपर अच्छा हुआ है और बस अभी मिली है। अच्छा सुन, तुझे एक बात बतानी है। तारा, बोल, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मौली, सब ठीक है। वो मैं कह रही थी कि मेरे साथ देव है। देव का नाम सुनते ही तारा के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। क्या कहा? देव? तू सच कह रही है? लेकिन वह तो। मौली, हाँ यार, यह सरप्राइज था उसका। देव ने झूठ बोला था कि छुट्टी कैंसिल हो गई है। तारा, वाह यार, मज़ा आ गया। और कबीर कहाँ है? वह भी तो होगा तुम लोगों के साथ में। मौली थोड़ी निराश हो गई। नहीं, वह नहीं आया। दरअसल उसने अपनी छुट्टी अपने दोस्त को दे दी है। कहता है फिर कभी आकर मिलूंगा। तारा एक पल को खामोश रही, फिर बोली, यह तो आधा सरप्राइज हुआ। चल ठीक है, कोई बात नहीं, पर कितना टाइम लगेगा तुम्हें यहाँ पहुँचने में? मौली, 1 घंटे के अंदर हम पहुँच चुके होंगे। आकर बात करती हूँ। उसने अब अपना फ़ोन रख दिया। तारा, यह क्या बात हुई? आधा सरप्राइज? एक आया एक नहीं, सच में आर्मी वाले लोगों को कोई नहीं समझ सकता। खैर मुझे क्या है। वह अब दूसरे रूम की लड़कियों के पास चली गई। देव, तारा बड़ी फिक्र करती है तुम्हारी। कबीर ने बताया मुझे कि उसे तुमसे दोस्ती करने के लिए तारा की बहुत सी गालियाँ खानी पड़ी हैं। मौली, मैं तुम्हें मिलवाऊंगी उससे, वह बहुत खुश होगी तुमसे मिलकर। देव, मुझे शाम को लौटकर जाना होगा, कल ड्यूटी ज्वाइन करनी है। मौली, अभी तो आए हो और अभी जाने का हंगामा शुरू कर रहे हो? और ना कबीर आया, ऐसे कैसे चलेगा? देव, अच्छा ठीक है, अब नहीं कहूँगा। खुश? मौली, हाँ यह सही है। देव, वैसे मैं तुम्हें पसंद तो आया हूँ ना? मेरा मतलब जैसा तुमने मुझे सोचा था मैं वैसा ही हूँ ना? मौली मुस्कुरा दी। हाँ, मुझे तुम पसंद हो। और मैं कैसी लगी तुम्हें? देव, मुझे तो तुम पहले से ही पसंद हो। दोनों यूं ही बातें करते हुए घंटे भर के अंदर पीजी पहुंच गए। उन्हें तारा दरवाजे पर ही मिल गई। तीनों अब रूम में आए और बातें करने लगे। मौली ने इशारे से तारा को पूछा कि देव कैसा लगा। तारा ने मुस्कुराकर हाथ में सिर हिला दिया और बोली, तो हमारे होने वाले जीजा जी, आप अकेले ही आए हो? आपका दोस्त नहीं आया आपके साथ? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मुझसे डर गया हो, क्योंकि मैंने उसे बहुत कुछ सुनाया है। कहते हुए वह हंस पड़ी। देव, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बोलो मत, हम आर्मी वाले हैं, डरते तो हम मौत से भी नहीं हैं। तारा, तभी तो। वैसे आप आर्मी वाले होने के साथ साथ काफ़ी स्मार्ट भी हो, तो मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ समझो। लेकिन जब आप अगली बार आएंगे तो अपने दोस्त को भी साथ लाएं। मैं भी माफ़ी मांग लूँगी उनसे, मैंने उनको बहुत सताया है। देव मुस्कुरा दिया। हाँ, अगली बार हम दोनों साथ ही आएंगे। कुछ देर बातें कर देव और मौली एक साथ घूमने के लिए निकल गए। उन्होंने तारा से भी बहुत कहा साथ चलने को, लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। अब देव और मौली रेस्टोरेंट में गए। उसके बाद आइसक्रीम पार्लर से होते हुए एक गार्डन में जाकर बैठ गए। देव मौली की गोद में सिर रखकर लेट गया। मौली, थक गए? देव, हाँ, सुबह से सफ़र कर रहा हूँ और अब फिर वापस भागना है। मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि बस यूं ही ताउम्र तुम्हारी गोद में सिर रखकर लेटा रहूं। मौली प्यार से उसके सिर को सहलाने लगी।
उधर कबीर कुछ जरूरी फाइल्स कैप्टन सर को सौंप कर वापस अपने कमरे में आया और बिस्तर पर बैठ गया। देव के बिना आज उसका भी मन नहीं लग रहा था। फिर मंजीत भी कल ही घर चला गया था। कबीर ने टाइम देखा तो सोचने लगा, अभी तो देव मौली मिल भी चुके होंगे। देव को फ़ोन करूं क्या? सोचते हुए उसने फ़ोन निकाला। फिर अगले ही पल उसे बिस्तर पर रख दिया। नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। पहली बार तो वो मिले हैं इतने सालों बाद, और मैं उन्हें डिस्टर्ब कर दूं। रात में तो आएगा ही, तब इत्मीनान से बैठकर बात करेंगे। यह सोचकर कबीर उठा। चल कबीर, थोड़ा काम निपटा ले। वह अब 2 कदम ही सामने टेबल की ओर बढ़ा था कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। कबीर ने आगे बढ़ दरवाज़ा खोला तो सामने चपरासी था। कबीर, बोलो। चपरासी, सर देव सर का लेटर है, पर उनका रूम लॉक है। कबीर, हाँ वो आज छुट्टी पर है। चपरासी, फिर ये लेटर? कबीर, लाओ मुझे दे दो, मैं दे दूंगा उसे। कबीर ने अब रिसीविंग वाले रजिस्टर पर साइन कर देव का लेटर ले लिया और कमरे में वापस आ बिस्तर पर बैठ गया। उसने लेटर को चारों ओर से देखा। पढ़ूं क्या? अरे अपने देव का ही तो है, हमारे बीच क्या तेरा मेरा। यह सोच कबीर ने लेटर खोल उसे पढ़ना शुरू कर दिया। देव मौली को उसके रूम तक छोड़ने गया और चलते वक्त मौली को अपना मेले से खरीद कर लाया हुआ नेकलेस भी गिफ्ट किया। मेरी तरफ से पहला तोहफा। मौली, इसकी क्या ज़रूरत थी? देव, ज़रूरत थी, और अब तुम आदत डाल लो, क्योंकि मैं तुम्हारी आदत बिगाड़ने वाला हूँ। जरा खोल कर तो देखो कि तुम्हें पसंद आया कि नहीं ये तोहफा। मौली ने अब उसे खोल कर देखा। अरे वाह, यह तो बेहद सुंदर नेकलेस है। देव, हाँ, पर तुमसे ज़्यादा नहीं। यह सुनकर मौली के पीछे खड़ी तारा हंस पड़ी। देव छेप कर, अच्छा चलो मुझे निकलना होगा, पिछले घंटे से फ़ोन मिला रहा हूँ कबीर को, पर वह उठा ही नहीं रहा। कहीं नाराज़ तो नहीं हो गया मुझसे? मौली, मुझे नहीं लगता, वह समझदार है। देव, हाँ वह तो है, चलो मैं चलता हूँ। देव वापस अपने शहर की बस पकड़कर कैंट पहुंचा। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। वह सीधा कबीर के कमरे में गया तो देखा कि कबीर दूसरी तरफ मुंह किए चुपचाप बिस्तर पर बैठा है। देव ने जाकर बिस्तर पर चढ़ उसे पीछे से गले लगा लिया और खुशी से चहकने लगा। अरे मेरे यार, क्या बताऊं तुझे कि आज कितना मज़ा आया। सच में जैसा सोचा था बिल्कुल वैसी ही है मेरी मौली। देव ने देखा कि कबीर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया है। वह अभी भी चुपचाप सिर झुकाए बैठा है। देव उसके पीछे से हटकर सामने आया और घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसने कबीर के कंधे पर हाथ रख उसे पुकारा, कबीर, कबीर क्या हुआ? तू चुप क्यों है? देख यार, अब तो डरा रहा है मुझे। अगर ये तेरा मजाक है तो मत कर, मैं बहुत थका हुआ हूँ। लेकिन कबीर अभी भी खामोश था। देव ने कबीर के चेहरे को अपने हाथों में थाम अपनी तरफ किया और देखा कि उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखें लाल हो रही थी कि जैसे वह बहुत देर तक रोया हो। यह देख देव का तो जैसे दिल ही बैठ गया। हुआ क्या है? तेरी हालत ऐसे कैसे है?